Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about the several common diseases that are caused by pathogens in human. So in previous lecture, we had discussed about some disease which was mainly caused by bacteria. So in this lecture, we will particularly focus on the disease that is caused by viruses. Now there is varieties of disease that is caused by viruses like common cold, dengue, which is also known as ब्रैकबॉर्न फीवर, देन हेपेटाइटिस बी. अब हम अगर इनकी कजिंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हेपेटाइटिस बी जो है वो मेनली होता है हेपेटाइटिस बी वायरस से. डेंगू जो है वो मेनली फ्लेवी आर्बो वायरस. देन जो कॉमन कोल्ड है वो रिनो वायरस से कज होती है. अब यहाँ पे हमारे सिलेबस में हम पर्टिकुलर जो कॉमन कोल्ड है उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्टली कॉमन कोल्ड जो है उसका कजिंग ऑर्गेनिज्म हमने पहले ही बोला कि वो है रिनो वायरस. अब ये जो रिनो वायरस है वो वायरसेस का एक ग्रुप है, यानी कि ये पूरा ग्रुप जो है उसके अंदर जितने भी वायरसेस इंक्लूड है वो ह्यूमन में कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब हम इस डिजीज की ट्रांसमिशन या फिर स्प्रेड की बात करें, यानी कि ये डिजीज ह्यूमन टू ह्यूमन कैसे ट्रांसफर होती है. तो सबसे पहले जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी स्नीजिंग या फिर कफिंग से जो भी ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होते हैं उन ड्रॉपलेट्स में ये रिनो वायरस जो है वो प्रेजेंट होते हैं और उनकी स्नीजिंग या फिर कफिंग से डायरेक्टली ये जो एरोसोल्स है वो एयर में रिलीज होते हैं. और जब एरोसोल कंटेनिंग एयर जो है वो हेल्दी पर्सन इनहेल करता है तो उस एरोसोल के साथ साथ जो रिनो वायरस है वो भी हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर हो जाते हैं और उसके बाद जो है वो उस पर्सन में कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स दिखाई देते हैं. अब हम कॉमन कोल्ड के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो उसमें फर्स्ट है नेजल कंजेशन, जिसे हम बोलते हैं जुकाम की वजह से नाक बंद हो गया, तो उसे हम बोलेंगे यहाँ पे नेजल कंजेशन. देन स्टिकी डिस्चार्ज फ्रॉम नोज, देन सोर थ्रोट, हॉरसनेस, देन कफ, हेडेक, टायर्डनेस. ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स माने जाते हैं. अब ये सारे सिम्टम्स जो है वो मेनली 3 to 7 डेज तक रहते हैं और उसके बाद ये सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे कम होते रहते हैं. एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी सम डिजीज that is caused by protozoans. Now there is varieties of disease that are caused by protozoans like malaria, amoebiasis. So first of all we will discuss about the disease malaria. और ये मलेरिया डिजीज़ जो है उसके बारे में आपने बहुत पहले ही सुना हुआ है. तो अब हम मलेरिया के बारे में डिस्कस करें उससे पहले मलेरिया डिजीज़ जो है वो किस प्रोटोजोन से होती है उसके बारे में हम बात करें तो मेनली मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन्स से होती है और उसमें भी 3 टाइप्स के प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन्स. वन इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, देन प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम. ये पर्टिकुलर 3 टाइप के प्लाज्मोडियम है जो ह्यूमन में पर्टिकुलर मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है. अब हम इसके ट्रांसमिशन यानी कि स्प्रेडिंग की बात करें कि ये मलेरिया जो है वो पर्सन टू पर्सन कैसे ट्रांसमिट होता है. तो मेनली मलेरिया का ट्रांसमिशन जो है वो एक वेक्टर के थ्रू होता है और मलेरिया का पर्टिकुलर वेक्टर है एनोफिलिस मॉस्किटो, पर्टिकुलर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. तो अब ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो मलेरिया का ट्रांसमिशन कैसे करते हैं उसे समझने के लिए पहले हम
प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो जो पर्सन मलेरिया से इन्फेक्टेड है उसकी बॉडी के अंदर जो है वो मलेरिया का जो इन्फेक्शियस फॉर्म है यानी कि जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअन है उसकी लाइफ साइकिल में उसके बहुत सारे फेजेस होते हैं। तो उसमें भी पर्टिकुलर जो इन्फेक्शियस फॉर्म है यानी कि जिस फॉर्म में प्लाज्मोडियम मलेरिया डिजीज कर सकते हैं वो पर्टिकुलर फॉर्म है उनका स्पोरोजोइट्स। तो जैसे ही एनोफिलस मॉस्किटो जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को कंज्यूम करते हैं तब उस ब्लड के साथ ये जो प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स उनके फॉर्मेशन के लिए जो गैमेट्स चाहिए वो भी वो कंज्यूम करते हैं। सो इन शॉर्ट जो कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है उसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम के जो स्पोरोजोइट्स हैं वो फर्स्टली प्रेजेंट होते हैं और ये मॉस्किटो जब हेल्दी इंडिविजुअल को बाइट करता है तो ये जो प्लाज्मोडियम है वो हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अब जैसे ही वो हेल्दी पर्सन के अंदर एंटर होते हैं तो वो ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होते होते वो लिवर सेल तक पहुंचते हैं और लिवर सेल के अंदर जो है उनकी मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस होती है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो तभी डिजीज कर सकता है जब उसके नंबर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो। तो जैसे ही प्लाज्मोडियम बॉडी के अंदर एंटर होगा वो ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र होगा लिवर सेल्स में और लिवर सेल्स जो है वहाँ पे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा बाय दी मल्टीप्लिकेशन और इस मल्टीप्लिकेशन से प्लाज्मोडियम के जो नंबर है वो इंक्रीज होते जाएंगे। अब जैसे ही ये इस प्लाज्मोडियम के नंबर जो है वो मैक्सिमल स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो ये जो प्लाज्मोडियम के सेल्स हैं वो वापस से अटैक करेंगे डायरेक्टली ह्यूमन आरबीसी सेल पे। यानी कि अब सबसे पहले क्या हो रहा है ये जो लिवर सेल्स हैं उसमें प्लाज्मोडियम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया डायग्राम में। फर्स्टली ये प्लाज्मोडियम जो है वो इस लिवर सेल में एंटर हो रहा है देन वो उसी लिवर सेल में मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद जैसे ही उसके नंबर बढ़ जाएंगे तो वो ये जो लिवर सेल है उसे वो बर्स्ट करेंगे और उस लिवर सेल में से वो आउटसाइड रिलीज होंगे। तो अब ये जो रिलीज हुए प्लाज्मोडियम है वो अब डायरेक्टली अटैक करेंगे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स में। तो जैसे ही ये प्लाज्मोडियम आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे तो मेनली वो आरबीसी को पूरी तरह से रप्चर यानी कि डिस्ट्रॉय कर देंगे और आरबीसी में पर्टिकुलर जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीमोजाइन में कन्वर्ट होगा। यानी कि जैसे ही प्लाज्मोडियम के इन्फेक्शन की वजह से आरबीसी सेल जो है वो रप्चर होंगे तो उनमें से हीमोजाइन जो पॉइजनस केमिकल है वो रिलीज होता है और ये जो पर्टिकुलर हीमोजाइन है वो चिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि जो मलेरिया में ठंड लगती है वो पर्टिकुलर इस हीमोजाइन की वजह से होती है और इसकी वजह से भी हाई फीवर भी होता है। तो अब ये जो मेनली प्रोसेस है वो आफ्टर 3 to 4 days जो है वो देखने को मिलती है। तो अब ये प्लाज्मोडियम जो है वो आरबीसी को रप्चर करने के साथ साथ आरबीसी में उसके मेल और फीमेल गैमेट्स भी बनाते हैं। यानी कि पर्टिकुलर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस भी आरबीसी में होती है। यानी कि इन शॉर्ट अब जो इन्फेक्टेड पर्सन है यानी कि जिसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है उसी के ब्लड में ये जो प्लाज्मोडियम के मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब जब भी कोई फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है
वो उस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेंगे और जैसे ही उसका ब्लड जो है वो कंज्यूम करेंगे तो उस ब्लड के साथ साथ मॉस्किटो की बॉडी में ये मेल और फीमेल गैमेट जो है वो भी एंटर हो जाएंगे। और जैसे ही ये मेल और फीमेल मॉस्किटो जो है मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो जैसे ही मॉस्किटो के गट तक पहुंचते हैं तो मॉस्किटो की गट में जो है उनके बीच में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और उस फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से जो सेल प्रोड्यूस होता है जो कि प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस फॉर्म है उसे हम बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। वो स्पोरोजोइट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो मेनली प्लाज्मोडियम के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइट जो है वो है मॉस्किटोस गट और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सारे स्पोरोजोइट्स जो है वो गट में से एस्केप होके वो धीरे धीरे मॉस्किटो की जो सलाइवरी ग्लैंड्स है यानी कि उसके माउथ में जो सलाइवा प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो ग्लैंड है उस ग्लैंड में धीरे धीरे माइग्रेट होना स्टार्ट होगा। यानी कि अब जो ये इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है उसकी सलाइवरी ग्लैंड में प्लाज्मोडियम का जो इन्फेक्शियस फॉर्म है यानी कि स्पोरोजोइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये है मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड्स जिसमें बहुत सारे स्पोरोजोइड्स जो है वो प्रेजेंट हैं। अब जैसे ही वापस से ये मॉस्किटो जो है वो हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो उस मॉस्किटो की सलाइवा के साथ साथ उसकी सलाइवरी ग्लैंड में ये जो स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट है वो भी उस हेल्दी पर्सन में एंटर होंगे और वापस से वो लिवर सेल में जाएंगे, मल्टीप्लाई होके आरबीसी को रप्चर करेंगे और उस ब्लड में जो मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे प्लाज्मोडियम को वो वापस से मॉस्किटो की बॉडी में एंटर होंगे। वापस से मॉस्किटो गट में उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा और जो स्पोरोजोइड्स जो है वो सलाइवरी ग्लैंड में माइग्रेट होंगे और वापस से वो अनदर होस्ट पे ट्रांसफर होंगे। तो इस तरह से ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है वो ट्रांसफर होता रहता है और मेनली उसे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए, एक है ह्यूमन और सेकंड इज मॉस्किटो। अब हम मलेरिया के कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो उसका एक कॉमन सिम्टम है चिल एंड हाई फीवर यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंड के साथ बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर भी होता है, देन हेडेक, बॉडी पेन एक्सेट्रा ये इसके कुछ नॉर्मल सिम्टम्स हैं। So now that's it for lecture. In next lecture we will discuss about another disease that are caused by various of protozoans